Good morning, students. Welcome to Saraswati Shikshan Sadan Convent Senior Secondary School, Rikko, Sri Ganganagar. Today we start our next topic, mustard. आज अपने मस्टर्ड की खेती के बारे में पढ़ेंगे कि मस्टर्ड के अंदर अपने किस प्रकार से कौन कौन सी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस अपना सकते हैं, ठीक है, और किस प्रकार से अपने मस्टर्ड की खेती या उनका कल्टीवेशन अपने कर सकते हैं। तो गाइज करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आप देखो जो मस्टर्ड की क्रॉप होती है, ठीक है, उसके अंदर जो मस्टर्ड क्रॉप है अपनी वो आपको दिखाई दे रही होगी। ओके, इस प्रकार की मस्टर्ड क्रॉप होती है। अब इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा येलो कलर के इसमें फ्लावर लगे हुए हैं, ठीक है, और उसी के नीचे ग्रीन कलर की जो ये दिखाई दे रही है ये सभी क्या है, उसके अंदर पोड्स लगे हैं, ठीक है। इस जो पोड होता है, इस पोड के अंदर क्या लगते हैं, सीड लगते हैं, और उस सीड का अपने उपयोग करते हैं। आगे देखना, आगे आपको और दिखाई देगा, ये देखो ये आपको पूरा प्लांट दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस प्लांट में नीचे की साइड में इस प्रकार की इसमें क्या पाई जाती है, इसकी लीफ होती है। उसके बाद में इस प्रकार के इसमें फ्लावर लगते हैं, और फ्लावर से आगे क्या बन जाती है, इस प्रकार के पॉड बन जाते हैं, ठीक है। उस पॉड के अंदर ये जो सीड है आपको ये दिखाई दे रहे होंगे, ये इसके अंदर बनते हैं। ओके, ये फुल प्लांट का इसने डायग्राम दिखा रखा है। अगला डायग्राम देखना, ये भी अपने सरसों का या जो मस्टर्ड का डायग्राम है, ठीक है। इसके अंदर भी आपको दिखाई दे रहा होगा येलो कलर के फ्लावर लगे हुए हैं। ओके, उसके बाद बात आती है आगे, ये होते हैं सीड। इस प्रकार के सीड पाए जाते हैं। ये अपनी कौन सी सरसों है, ये ब्लैक सरसों है, ठीक है ना। इसको कहा जाता है ब्लैक सरसों कहा जाता है, ठीक है। इस प्रकार के सीड है, भूरे रंग के आपको ब्राउन सरसों भी दिखाई दे रही होगी। इसके अंदर कुछ दाने, कुछ जो सीड होते हैं वो ब्लैक सरसों को भी आपको दिखाई इसमें दे रहे होंगे, ठीक है। तो दोबारा से एक बार ध्यान से देख लो सरसों को, जो यानी जो अपनी मस्टर्ड होती है वो कैसी होती है, ठीक है। आप इन डायग्राम में देख सकते हो। आगे करते हैं स्टार्ट मस्टर्ड के बारे में। मस्टर्ड का क्लासिफिकेशन करते हैं। सबसे पहले बोटेनिकल नेम। बोटेनिकल नेम जो होता है मस्टर्ड का वो होता है ब्रेसिका जुनसिया, ठीक है। ब्रेसिका जुनसिया नाम से, या ब्रेसिका स्पीसीज भी आप कह सकते हो, क्योंकि जो मस्टर्ड होती है वो बहुत टाइप की होती है। ब्लैक मस्टर्ड होती है, ब्राउन मस्टर्ड होती है, ठीक है। इस प्रकार से इंडियन मस्टर्ड होती है, तो आप ब्रेसिका स्पीसीज भी कह सकते हो, और स्पेसिफिकली अपने पढ़ रहे हैं तो उसको अपने ब्रेसिका जुनसिया कह देंगे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अपने फैमिली की। फैमिलीज की होती है ब्रेसिकेसी। ओके, अब ब्रेसिकेसी फैमिली होती है, प्लस कुछ बुक्स में अपने को मिल जाएगा। इसके अलावा ब्रेसिकेसी फैमिली के और भी नाम होते हैं, जैसे क्रूसीफेरी भी ब्रेसिकेसी फैमिली का नाम ही होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं ओरिजिन पैलेस की। जो इसका ओरिजिन पैलेस है वो चाइना है, ठीक है, चाइना को मानते हैं, और लगभग नेटिव जो है वो क्या है, चाइना ही है। आगे बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंस की। बहुत इंपॉर्टेंट है इसका जो इंपॉर्टेंस है ना, उस वो अपने लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। क्यों है, क्योंकि उसके अंदर अपने को कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ने को मिलेगी। सबसे पहले अपने पढ़ते हैं मस्टर्ड इज मेन ऑयल सीड क्रॉप इन इंडिया एंड राजस्थान, ठीक है। आप सभी जानते हो अपने जो ऑयल यूज करते हैं, ठीक है, किसके लिए, फूड के लिए या फिर अपने हेयर के लिए, तो अपने कौन सा यूज करते हैं, मस्टर्ड ऑयल ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो मस्टर्ड इज मेन ऑयल सीड क्रॉप है अपने इंडिया की और राजस्थान की। इट्स सीड कंटेन 33 to 38% ऑयल, ठीक है। इसका जो सीड होता है उसके अंदर 33 से लेके 38% तक क्या पाया जाता है, अपने ऑयल कंटेंट या ऑयल होता है उसके अंदर होता है, ठीक है। आगे बात आती है इट्स ऑयल इज यूज्ड फॉर कुकिंग फूड, ठीक है। इसके जो ऑयल होता है उसका यूज अपने फूड की कुकिंग के लिए, मेकिंग सोप्स साबुन बनाने के लिए, प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, अपने जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं उनके अपने प्रिजर्वेशन के लिए अपने इसका यूज कर सकते हैं। अब जो ये प्रिजर्वेशन वर्ड यहाँ पे है, ठीक है, प्रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है, प्रिजर्वेशन का मतलब ये होता है, जैसे मान लो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होती है, ठीक है, उनको लंबे समय तक, लॉन्ग टाइम के लिए अपने क्या करते हैं, स्टोरेज करते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, जैसे मान लो आप पढ़ते हो, जैसे अपने पिकल्स बनाते हैं, पिकल्स में क्या करते हैं, अचार को लंबे समय तक सुरक्षित रखने या पिकल्स को लॉन्ग टाइम तक अपने रखने के लिए क्या करेंगे, उसके अंदर अपने ऑयल का यूज़ करेंगे, मस्टर्ड ऑयल का। इससे क्या होगा, उनका प्रिजर्वेशन हो जाएगा। ओके, आगे बात करते हैं द स्मेल ऑफ मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल में स्मेल आती है इज ड्यू टू एल्केलॉइड सिनीग्रीन, ठीक है। वो किस कारण आती है, जो एल्केलॉइड होता है सिनीग्रीन का, उस कारण उसमें क्या आती है, स्मेल आती है। ओके, इन ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान फार्मिंग ऑफ मस्टर्ड इज डन, ठीक है। राजस्थान के लगभग डिस्ट्रिक्ट के अंदर अपने जो इसकी फार्मिंग की जाती है मस्टर्ड की जाती है, लगभग एरिया के अंदर अपने मस्टर्ड की फार्मिंग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखो क्लाइमेट, यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा क्लाइमेट। अब आप सभी जानते हो, अपने सभी जानते भी है क्योंकि अपने राजस्थान में रहते हैं। अपने को पता ये भी होता है कि अपने टेम्परेट के अंदर कौन सी क्रॉप उगाते हैं, ठीक है। ट्रॉपिकल में कौन सी उगाते हैं, सब ट्रॉपिकल में कौन सी उगाते हैं, ठीक है। टेम्परेट का मतलब जहाँ पे ठंडी जलवायु होती है, ठीक है, वहाँ पे कौन सी क्रॉप होती है, वहाँ पे अपनी मस्टर्ड हो जाती है, वीट हो जाती है। तो देखो इसमें
इट इज़ ए क्रॉप ऑफ टेम्परेट क्लाइमेट, ठीक है, ये टेम्परेट क्लाइमेट की क्रॉप है। टेम्परेट का मतलब क्या होता है, ठंडी जलवायु वाला, यानी जहाँ पे कोल्ड एंड ह्यूमिड रीजन जो होता है, ठीक है। इट इज़ ग्रो इन रबी सीजन, ठीक है, इसको अपने क्या करते हैं, रबी सीजन में इसको ग्रो करते हैं, ठीक है। इसका जो ग्रोइंग का टाइम होता है वो कब होता है, अपना रबी सीजन होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं सॉइल की। सॉइल, लोमी सॉइल इज बेस्ट फॉर मस्टर्ड, जो लोमी सॉइल होती है वो मस्टर्ड के लिए सबसे बढ़िया होती है। द सॉइल विद पीएच वैल्यू 6 to 8.5 इज स्टेबल, ठीक है, जो पीएच वैल्यू होता है सॉइल का, ठीक है, वो 6 से 8.5 के जो मध्य पीएच होती है वो क्या होती है, सुटेबल होती है, अपने मस्टर्ड उसमें ग्रो कर सकते हैं आसानी से। आगे बात करते हैं इम्प्रूव्ड वेराइटीज़ की। कौन कौन सी इम्प्रूव्ड वेराइटीज़ है जिनका यूज अपने कर सकते हैं, तो पुस्सा जय किसान, जिसको बायो 902 भी कहा जाता है, पुस्सा जय किसान, ठीक है। इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है, बायो 902, ठीक है, ये फर्स्ट हाइब्रिड वेराइटी है। उसके बाद लक्ष्मी, जिसको RH8812 भी कहा जाता है। उसके बाद पुस्सा बोल्ड, पुस्सा कल्याणी, ठीक है, ये पुस्सा बोल्ड के नाम से बहुत फेमस वेराइटी है, इंपॉर्टेंट वेराइटी है, याद रखनी है आपको। उसके बाद वरुणा, जिसको T59 के नाम से भी अपने जानते हैं। और उसके बाद आती है बात क्रांति की, ठीक है, क्रांति भी एक स्पेसिफिक वेराइटी है, मेन वेराइटी क्रांति भी किसकी है, मस्टर्ड की है, ठीक है। तो वेराइटी में आपको कौन कौन सी मेन याद रखनी है, एक तो पुस्सा जय किसान, जिसको बायो 902 भी कहा जाता है, लक्ष्मी हो गई, पुस्सा बोल्ड हो गई, पुस्सा कल्याणी हो गई, उसके बाद वरुणा, जिसको T59 भी अपने कहते हैं, और उसके बाद बात आती है क्रांति की, ठीक है। तो ये सारी इंप्रूव्ड वेराइटीज़ है, इनको अपने ग्रो करते हैं और इनसे अपने क्या लेते हैं, प्रोडक्शन लेते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं सीड रेट की। अब अपने जब सीड की सोइंग करते हैं, ठीक है, तो अपने देखते हैं कि दो टाइप के एरियाज अपने देखते हैं, एक तो नॉन इरीगेटेड रीजन और दूसरा होता है इरीगेटेड रीजन, ठीक है। नॉन इरीगेटेड रीजन का मतलब जहाँ पे वर्षा नहीं होती, जहाँ पे क्या होती है, सिंचाई, यानी जो मान लो इरीगेशन की सुविधा नहीं होती, ठीक है, जैसे नहरें नहीं होती, कैनाल्स नहीं होती, ठीक है, और कुएँ ट्यूबवेल वगैरह उस वहाँ पे अपने होते ही नहीं है। तो वहाँ पे अपने क्या करते हैं, ओनली जब बारिश आती है तो उस कंडीशन में अपने वहाँ पे क्या करते हैं, मस्ट डी खेती कर सकते हैं, ठीक है। तो नॉन इरीगेटेड रीजन की जो जो सीड रेट होती है वो कितनी होती है, 4 to 5 kg पर हेक्टेयर, वहाँ पे अपने को 4 से 5 kg सीड रेट रखनी है। उसके बाद बात करते हैं इरीगेटेड रीजन की, ठीक है, जो इरीगेटेड रीजन होता है वहाँ पे अपने कितनी सीड रेट रखते हैं, 2.5 से 2.5 से 3 kg पर हेक्टेयर, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई, आगे चलते हैं। इसके बाद बात आती है सीड ट्रीटमेंट की। अब सीड को ग्रो करने से पहले अपने सीड की सोइंग करते हैं, सीड की सोइंग करने से पहले अपने सीड का क्या करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद अपने क्या करते हैं, सीड को ग्रो करते हैं। तो इसमें पढ़ते हैं कैसे अपने करेंगे सीड ट्रीटमेंट। बिफोर सोइंग पर kg सीड शुड बी ट्रीटेड विद 3 ग्राम थायरम और 2.5 ग्राम मैंकोजेब, ठीक है। क्या कर सकते हैं, 1 kg अपने पास में सीड है, ठीक है, उस सीड को अपने ट्रीट कर सकते हैं, उसका ट्रीटमेंट अपने कर सकते हैं कैसे, या तो आप क्या करोगे 3 ग्राम थायरम से, या फिर आप क्या करोगे 2.5 ग्राम मैंकोजेब से उसका ट्रीटमेंट आप कर सकते हो। आगे बात करते हैं टाइम ऑफ सोइंग की। सोइंग का टाइम क्या रहेगा, अब सबसे पहले बात करते हैं नॉन इरीगेटेड एरियाज़ की, वहाँ पे अपने कर सकते हैं 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक, ठीक है। और जो इरीगेटेड एरियाज होते हैं वहाँ पे अपने कब कर सकते हैं सोइंग इसकी, 15 अक्टूबर टू 15 नवंबर, ठीक है। जो नॉन इरीगेटेड एरियाज होते हैं 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक वहाँ पे होती है। और जो इरीगेटेड एरियाज होते हैं जहाँ पे अपने पास इरीगेशन की बढ़िया फैसिलिटी होती है वहाँ पे अपने क्या करते हैं 15 अक्टूबर टू 15 नवंबर तक अपने क्या करते हैं सोइंग करते हैं। आगे बात आती है मेथड ऑफ सोइंग की। सोइंग का क्या मेथड रहेगा, किस प्रकार से अपने सोइंग करेंगे, तो उसमें देखो लाइन टू लाइन डिस्टेंस, जो लाइन से लाइन की जो डिस्टेंस है वो क्या रहेगी 30 to 45 सेंटीमीटर। उसके बाद प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस वो कितनी रहेगी 10 to 15 सेंटीमीटर। उसके बाद बात आती है डेप्थ ऑफ सीड की। डेप्थ ऑफ सीड कितनी रहेगी 4 to 5 सेंटीमीटर अपने क्या रहेंगे सीड की डेप्थ को अपने रखेंगे। ओके गाइज, नेक्स्ट चलते हैं अपने मैन्योर्स और फर्टिलाइज़र पे, ठीक है। किस प्रकार से आपको मैन्योर्स अप्लाई करने हैं और किस प्रकार से आपको फर्टिलाइज़र अप्लाई करने हैं, ठीक है। जब भी अपने मैन्योर्स की बात करते हैं तो अपने पास में 4 चीज़ें आती है। सबसे पहले अपने यूज़ करते हैं FIM का, जिसको अपने कहते हैं गोबर की खाद, फार्म यार्ड मैन्योर। दूसरा है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन भी बहुत ज़रूरी है प्लांट्स के लिए। उसके बाद बात आती है फॉस्फोरस की और उसके बाद बात आती है पोटेशियम की। तो पढ़ते हैं अपने इसके अंदर FIM
10 to 15 टन पर हेक्टेयर। ठीक है, जो FIM आपको यूज करना है वो 10 से 15 टन के अंदर होता है, ये हमेशा टन के अंदर आपको यूज करना है। ठीक है, प्रति हेक्टेयर का मतलब पर हेक्टेयर के अंदर। आगे बात आती है नाइट्रोजन की, 92 kg पर हेक्टेयर, फॉस्फोरस 32 kg पर हेक्टेयर, पोटेशियम 25 kg पर हेक्टेयर एंड जिप्सम 250 ग्राम पर हेक्टेयर। ठीक है, 250 ग्राम आपको जिप्सम भी इसके अंदर अप्लाई करना है, क्योंकि इसके जो प्लांट्स होते हैं उसको जिप्सम अवेलेबल होता है, आवश्यकता होती है उसको। ठीक है, आगे बात करते हैं इरिगेशन की, आप किस प्रकार से इसमें इरिगेशन करते हो। ठीक है, तो मस्टर्ड क्रॉप नीड्स 3 to 4 इरीगेशन। ठीक है, जो अपनी मस्टर्ड क्रॉप होती है उसको 3 से 4 इरीगेशन की क्या होती है, नीड होती है, आवश्यकता होती है। ठीक है, तो उसमें अपने बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट इरीगेशन। ठीक है, जो आप पहली इरीगेशन देते हो, पहली सिंचाई देते हो, फर्स्ट इरीगेशन आप कब दोगे, 21 to 30 डे आफ्टर सोइंग। ठीक है, यानी सोइंग करने के 21 से 30 दिन बाद आप फर्स्ट इरीगेशन दोगे। ठीक है, उसके बाद बात आती है सेकंड इरीगेशन की। सेकंड इरीगेशन आप कब दोगे, 40 to 45 डे आफ्टर सोइंग। ठीक है, 40 से 50 डे आफ्टर सोइंग का मतलब है 40 से 50 दिन बुआई करने के 40 से 50 दिन बाद आप क्या करोगे, सेकंड इरीगेशन दोगे। थर्ड इरीगेशन 70 to 80 डे आफ्टर सोइंग। ठीक है, उसके बाद फोर्थ इरीगेशन 90 to 100 डे आफ्टर सोइंग। इस प्रकार से आपको 4 इरीगेशन देनी है और इसके अंदर दिया हुआ है कि कितने दिनों बाद अपने इरीगेशन देते हैं। ओके, इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लेंगे। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं अपने इंटरकल्टिवेशन की। इंटरकल्टिवेशन का मतलब क्या होता है, जो वीड्स होते हैं, ठीक है, उनको अपने डिस्ट्रॉय करते हैं, कहाँ से, फील्ड से, तो वो किस में आता है, इंटरकल्टिवेशन का एक पार्ट होता है। बात करते हैं अपने केमिकल ट्रीटमेंट की, भी केमिकल से अपने किस प्रकार से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो फॉर ओरोबंकी, ओरोबंकी क्या होता है कि वीड होता है, जो किस में होता है, अपने मस्टर्ड के अंदर होता है। ठीक है, फॉर ओरोबंकी कंट्रोल यूज ऑफ ग्लाइफोसेट। ठीक है, उसके लिए अपने ग्लाइफोसेट एक प्रकार का जो अपना वीडिसाइड होता है उसका अपने यूज कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं प्लांट प्रोटेक्शन की। प्लांट प्रोटेक्शन का मतलब अपने इंसेक्ट और डिजीज से प्लांट को प्रोटेक्ट करना है, उनको बचाना है। ठीक है, तो किस प्रकार के अपने मेथड अपना सकते हैं जिससे अपने उससे अपने प्लांट का बचाव कर सकते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं इंसेक्ट के बारे में, कौन कौन से इंसेक्ट हैं, ओनली आपको नेम याद रखने हैं। सबसे पहला है साफलाई, ये भी मक्खी होती है जिसको अपने साफलाई कहते हैं। ठीक है, अपनी जो हाउस फ्लाई होती है उसी प्रकार की एक मक्खी होती है जिसको आप साफलाई कहते हैं। उसके बाद आती है पेंटेड बग। ठीक है, ये बग होता है। उसके बाद आता है एफिड। ये 3 प्रकार के इंसेक्ट जो मेन लगते हैं। टू कंट्रोल यूज ऑफ मेलाथियन एंड मिथाइल पैराथियन। ठीक है, इनके कंट्रोल के लिए आप मेलाथियन का यूज कर सकते हो और किसका यूज कर सकते हो, मिथाइल पैराथियन का यूज कर सकते हो। आगे बात आती है डिजीज़ की। ओके, कौन कौन सी डिजीज होगी, ब्लाइट, ब्लाइट का मतलब झुलसा। ठीक है, डाउनी मिल्ड्यू एंड वाइट रस्ट। टू कंट्रोल यूज ऑफ मैंकोजेब फंगीसाइड। ठीक है, आपको इनका अगर डिजीज़ का कंट्रोल करना है, ठीक है, इसके लिए आप क्या कर सकते हो, मैंकोजेब फंगीसाइड का यूज कर सकते हो। ओके, आगे बात करते हैं क्रॉप प्रोटेक्शन फ्रॉम फ्रॉस्ट। अब क्या होता है, जब आपने बात कर रहे हैं कि ये जो अपनी क्रॉप होती है मस्टर्ड, ठीक है, ये कब होती है, सर्दियों के टाइम में होती है, जब क्या होता है, फ्रोस्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है, पाला, फ्रोस्ट क्या होता है, पाला होता है। ठीक है, पाला बहुत ज़्यादा पड़ता है। ठीक है, उस समय अपने क्रॉप्स को बचाना है, तो उसके लिए अपने क्या क्या मेथड अपना सकते हैं। तो फर्स्ट देखो, ऑन द चांसेस ऑफ हैवी फ्रोस्ट। ठीक है, जब बहुत तेज पाला पड़ता है या बहुत तेज सर्दी पड़ती है, ठीक है, इरीगेशन शुड बी डन। उस समय आप क्या करोगे, जो अपना फील्ड होता है उसके अंदर हल्की सी सिंचाई या हल्की सी आप इरीगेशन दे दोगे। उससे क्या होगा, अपनी जो क्रॉप है, जो अपनी सॉइल है, उसका टेम्परेचर 2 से लेके 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा। इससे अपनी क्रॉप फ्रोस्ट से बच जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखो।